नमस्कार, 7 बजे की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। सबसे पहले हेडलाइंस। धारा 377 पर फिर से होगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजों की संविधान पीठ को भेजा मामला। एलजीबीटी समर्थकों में खुशी। मनरेगा के 10 साल पूरे, केंद्र सरकार का दावा। ज्यादा धन का आवंटन कर बदली दशा दिशा। कांग्रेस उपाध्यक्ष ने कहा, मिला गरीबों को फायदा। जम्मू कश्मीर में पीडीपी और बीजेपी की राज्यपाल से मुलाकात। सरकार बनाने के लिए महबूबा ने मांगा ठोस आश्वासन। बीजेपी ने कहा, बना रहेगा गठबंधन। अभिनेता अनुपम खेर को नहीं मिला पाकिस्तान का वीजा। बोले, कश्मीरी पंडित होने का उठाना पड़ा खमियाजा। राजनीतिक दलों ने बताया गंभीर मामला। और जीका पर सरकार ने जारी किए दिशा निर्देश। गर्भवती महिलाओं को प्रभावित देशों की यात्रा न करने की सलाह। वायरस को रोकने के लिए ठोस कदम। और अब पहली खबर। रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के 10 साल पूरे हो गए हैं। मनरेगा की कामयाबी को लेकर केंद्र सरकार और कांग्रेस अपने अपने दावे ठोक रही है। एक तरफ जहां केंद्र सरकार इस योजना में नई जान फूंकने का दावा कर रही है, तो वहीं कांग्रेस इसका श्रेय यूपीए सरकार की दूरदर्शिता को दे रही है। इस मौके पर दिल्ली में विशेष कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। इस बीच सरकार ने ऐलान किया है कि 1 अप्रैल से मनरेगा की राशि सीधे खाते में जाएगी। दिल्ली के विज्ञान भवन में मनरेगा के 1 दशक के मौके पर शानदार जमावड़ा हुआ। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली समारोह के खास मेहमान बने। ग्रामीण विकास मंत्रालय के इस आयोजन में मनरेगा मजदूरों से लेकर आला अफसर तक मौजूद थे। तमाम क्षेत्रों में बेहतर काम करने वाले राज्यों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर अरुण जेटली ने कहा कि केंद्र सरकार ने तमाम आशंकाओं को दूर करते हुए मनरेगा के लिए न केवल बेहतर आवंटन किया है, बल्कि सबसे ज्यादा खर्च भी हो रहा है। नई सरकार ने केवल योजना को आगे ही नहीं बढ़ाया, लेकिन इस योजना के तहत दी जाने वाली जो धन संख्या थी उसमें भी वृद्धि की। ग्रामीण विकास मंत्री ने दावा किया कि बीते 18 महीनों में इसके कायाकल्प की कोशिशें की गई हैं। रोजगार गारंटी कागजों पर ही न बनी रहे, इसकी सारी कोशिशें हो रही हैं। सूखा और आपदा प्रभावित इलाके में 100 दिन की जगह 150 दिन का काम दिया जा रहा है। 9 राज्यों में जहां भी हमारे को ये पता लगा कि राज्य सरकार ने कुछ जिलों में या कुछ तहसीलों में सूखे की स्थिति घोषित की है या प्राकृतिक आपदा आई है, वहां हमने उसी रोजगार को 100 दिन से बढ़ा के 150 दिन किया। 2 फरवरी 2006 को शुरू की गई मनरेगा के दायरे में 2008 से पूरा देश है। ग्रामीणों को आजीविका सुरक्षा देने की इस योजना की कर्ता धर्ता 2.35 लाख गांव पंचायतें हैं। मनरेगा से देहाती गरीबों को लाभ हुआ है। ग्रामीण इलाकों से पलायन रुका, कई जगह स्थायी संपत्तियां बनी, लेकिन इसमें बहुत सी खामियां अभी भी बरकरार हैं। समय पर मजदूरी का भुगतान नहीं, घटिया और कमजोर परिसंपत्तियां, मशीनों का उपयोग, पीक सीजन में कृषि मजदूरों की किल्लत, कई इलाकों में भारी भ्रष्टाचार। हमारे यहाँ जो जितने काम लगते हैं मनरेगा के तहत, जितने लाभुक दलित लोग, जो ज़्यादा खासकर दलित हमारे यहाँ अपना मनरेगा से लाभ उठाए हैं। अपना फायदा तो होता है, लेकिन ये जो लोग अपने मजदूर लोग जो काम करते हैं नरेगा में, काम तो कर लेते हैं बेचारे, 2-2 महीने तक वो पीछे डोलते रहते हैं, 3 महीने लग जाता है, मजदूरी नहीं मिलती है समय पे। मनरेगा की शुरुआत से अब तक 3,13,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हो चुके हैं। इसमें 71% रकम मजदूरी में खर्च हुई। मनरेगा से सबसे ज्यादा फायदा गरीब तबके की महिलाओं, दलितों और आदिवासियों को हुआ। दुनिया की सबसे बड़ी रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा ने 1 दशक के सफ़र में तमाम उतार चढ़ाव तय कर लिए हैं, लेकिन अभी भी मजदूरों को समय पर मजदूरी मिलना इसकी सबसे बड़ी चुनौती है। कैमरामैन डीके पांडे के साथ अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। उधर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने मनरेगा को लेकर केंद्र सरकार पर पलटवार किया। राहुल ने कहा कि जिस बीजेपी ने मनरेगा को कांग्रेस की नाकामी बताया था, अब वही बीजेपी इसका श्रेय लेने में जुटी है। मनरेगा के 10 साल के मौके पर राहुल ने आंध्र प्रदेश के
बंदलापल्ली गांव में एक सभा को संबोधित किया और राज्य के लिए विशेष दर्जे की मांग की। इसी गांव से 10 साल पहले पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मनरेगा की शुरुआत की थी। इस मौके पर राहुल गांधी ने सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि और सरपंचों के साथ खाना भी खाया। प्रधानमंत्री का फर्ज बनता है कि वो आंध्र प्रदेश को स्पेशल स्टेटस दे। इंडिपेंडेंट इंडिया के इतिहास में हिंदुस्तान की सरकार ने एक प्रदेश से वायदा किया और उस वायदों को पूरा नहीं किया जा रहा है। हमारे साथ इस वक्त खास मेहमान मौजूद हैं। सुरेंद्र प्रताप सिंह हैं, डेप्यूटी ब्यूरो चीफ हैं नेशनल ब्यूरो दैनिक जागरण अखबार के। स्वागत है आपका सुरेंद्र जी। आपका 10 साल गुजर चुके हैं एक ऐसी स्कीम को जिसे दुनिया की सबसे बड़ी रोजगार स्कीम कहा गया, और पहली बार भारत में ऐसा हुआ कि कानूनी तौर पर अगर आपको रोजगार नहीं मिलेगा तो आप सरकार को जो है कटघरे में खड़ा कर सकते हैं, अदालत ले जा सकते हैं। 10 साल बाद जब हम वापस लौट के देख रहे हैं, आपको क्या कुछ नजर आता है? ये स्कीम कैसी रही है? इस स्कीम के बारे में जब शुरू हुई थी तो ढेर सारी आशंकाएं, खासतौर से शहरों में या जो विदेशों से पढ़ के आए हुए मंत्री अधिकारी सारे लोग इसके विरोध में थे। लेकिन जो इसके उस ज़माने में इसके सूत्रपात करने वाले थे, सूत्रधार जिन्हें हम कहें, रघुवंश प्रसाद सिंह तत्कालीन मंत्री थे ग्रामीण विकास के, उनकी ये जिद थी और उन्होंने ये अपनी सोनिया गांधी से, तत्कालीन जो सरकार के कर्ता धर्ता थीं, उन्हें जिस तरह से उन्होंने कन्विंस किया सरकार में इसको ले आए, वो गाँव का असली जो चरित्र होता है, गाँव में जो असल समस्या थी, असल नब्ज पे हाथ रखने में कामयाब रहे। और सामाजिक कार्यकर्ताओं का भी बहुत बड़ा रोल रहा है इसको लेकर। आंदोलन चले। देखिए, सामाजिक कार्यकर्ता, ढेर सारे एनजीओ, जितना लोगों ने काम किया, और इसको मैं कहूँगा कि उन लोगों का आंदोलन, लेकिन सरकार में उसको ले आने का श्रेय मैं रघुवंश प्रसाद सिंह को इसलिए दे रहा हूँ कि गांव की जो दरअसल मूल समस्या थी उसको समझने में, बेहतर तरीके से समझने में और सरकार के भीतर उसे रखने में तत्कालीन जो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी, वित्त मंत्री हुआ करते थे चिदम्बरम साहब, बहुत इसके फेवर में नहीं थे। मैं बड़े उससे विश्वास से कह सकता हूं। कम से कम 2 बड़े मंत्रियों ने यहाँ तक कहा था, बल्कि एक मंत्री का नाम भी हम ले सकते हैं, उन्होंने यहाँ तक कहा था कि गड्ढा पहले खोदते हैं फिर गड्ढा भरते हैं, ये तक कहा था। और इसी बात को जब रघुवंश प्रसाद से उस जमाने में पूछा गया था तो उन्होंने कहा इसका मतलब कतई नहीं है। इसका मतलब अगर 30-40 हज़ार करोड़ गांव के जमीनों पर, गांव के लोगों के गया, गांव के विकास पर, गांव के उन अंतिम व्यक्ति के रोजी रोटी के लिए दिया जा रहा है, जिसे रोजगार देने जा रहे हैं हम गांव में, तो हमें लगता है कि अगर इसमें थोड़ा भ्रष्टाचार भी होगा तो चलेगा। क्योंकि अगर 10 लाख करोड़ का बजट बाकी पक्की सड़क को, काली सड़क को और काली किया जाता है, शहरों की सड़क को, तो वहाँ जो भ्रष्टाचार होता है, हम इसको इसलिए नहीं नकार सकते कि वहाँ भ्रष्टाचार है, इसलिए यह स्कीम गलत होगी। और शायद ये अकेली स्कीम नहीं है जिसमें भ्रष्टाचार है, सभी सरकारी स्कीमें जो हैं भ्रष्टाचार तो उनका कहीं ना कहीं मैं वही कह रहा हूँ कि यह कमजोर लोगों की स्कीम थी ना। सबका देखिए, सबकी अंगुली इसलिए ज़्यादा उठ रही थी कि 30-40 हज़ार करोड़ रुपया वहाँ जा रहा था। दूसरा सबसे बड़ी वजह थी कि मजदूरी का रेट बढ़ने वाला था, सबको दिख रहा था, सारे बिल्डर्स को, बड़े किसानों को, बड़े लोगों को, फैक्ट्री मालिकों को, सरमाएदारों को, तो और सरकार में बैठे लोग, उनके जो लोग उनके कर्ता धर्ता थे, वो उन लोगों को, तो ऐसे लोगों को कतई नहीं लग रहा था कि ये अगर ऐसा होता है। लेकिन सुरेंद्र जी, इसमें जो इसका बड़ा क्रिटिसिज्म है, जो आलोचना है, वो ये है कि स्किल डेवलपमेंट नहीं होता है। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं हासिल होती है कि एक बार स्कीम से आपने फ़ायदा उठाया, एक स्किल आपको मिला, उसके बाद आप सरकार से जो हैंड आउट मिल रहा है उससे अलग होकर अपने पैरों पे आप खड़े हो सकें। तो कहीं ना कहीं एंटाइटलमेंट वाली जो राजनीति है वो तो होती है, लेकिन अपने पैरों पे खड़ा नहीं होता आदमी। देखिए, जब ये शुरू हुई थी तब ये बात नहीं थी, बिल्कुल सही बात था कि उस समय, अब आप सोचिए, जब ये योजना आई उसके बाद से लेके अगर पिछले 10 सालों में हम देखें तो हमें नहीं लगता कि पिछले 5-7 सालों में, अगर मैं कहूँ तो किसी देश के सुदूर किसी क्षेत्र से ये खबर नहीं आने, न आपके चैनल्स में आती है और न अखबारों में आती है कि भूख से कोई मर गया। ये बड़ी बात है। इस देश में सोचिए कि भूख से मरने वालों की लगातार खबरें छपती थी, खबरें चैनल्स के थ्रू आती थी, रेडियो के थ्रू। ये शर्मनाक बात थी और इससे बड़ी घटिया बात हो नहीं सकती थी। हमें लगता है कि लोगों का पलायन रुका, उन लोगों का पलायन जो अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़ के सुदूर चले जाते थे, दूर प्रदेश नौकरी करने। ऐसा क्यों कहा गया? खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए संसद में ये बात कही गई कि ये कांग्रेस पार्टी के नाकामी के स्मारक के तौर पर इसको जिंदा रखना चाहते हैं। तो क्यों उस नाकामी के स्मारक को भी विपक्षी पार्टी के नाकामी के स्मारक में पैसा डाल के क्या उसे और मजबूत किया जा रहा है? क्यों आपको लगता है, क्या राजनीतिक मजबूरियां हैं कि एनडीए भी इसको आगे बढ़ा रही है और पैसा डाल रही है, बल्कि अब ये कहा गया है कि हमने इसे बेहतर बनाने की कोशिश की है? लेकिन वही सरकार है
वही नरेंद्र मोदी की सरकार, जिस नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री के तौर पर लोकसभा में ये बात कही, और वही सरकार है निश्चित रूप से अब इसका समर्थन कर रही है। और समर्थन के साथ साथ बल्कि अभी आज जो माननीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि इसकी खामियों को दूर कर इसको और मजबूत बना के हम ला रहे हैं। इसकी भी कुछ गड़बड़ियां उनको दिखी। अब क्या गड़बड़ियां दिखी वो जब बाहर आए तो पता लगेगा, लेकिन इस पिछले 18 महीनों में अगर हम देखें, जैसा सरकार ने दावा किया कि हमने इसको सक्सेस किया है। और कैश ट्रांसफर की बात कर रहे हैं कि उससे जो है कम से कम करप्शन रुकेगा, कि प्रधान जो है वो ले लिया करता था ज्यादा पैसा और कुछ हिस्सा जो है वो आप देखिए, ये योजना है ग्रामीण विकास की, लेकिन इसमें महिला सशक्तिकरण, जो ये पार्लियामेंट की कमेटी है, इसने इस पर डिस्कशन किया। IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो मिनिस्ट्री है, उस मिनिस्ट्री ने इसके IT के सेक्टर को कैसे मजबूत किया जाए ताकि लोगों को पैसा आसानी से मिल जाए, उसमें भ्रष्टाचार कम से कम हो। इवन अब सोचिए कि जब पार्लियामेंट के बैठे हुए सरमाएदार लोगों को ये लगने लगा कि नहीं, इस योजना को खत्म करना संभव नहीं है, तो इस योजना को खत्म करना अगर संभव नहीं है तो इसको बेहतर तरीके से लागू कैसे किया जाए, इस बारे में हमें लगता है सरकार राजनीति से अगर अलग हट के सोचें तो आम आदमी और सबसे गरीब आदमी नहीं, राजनीति तो इसमें है जी, ऐसा नहीं है, राजनीति तो इसमें है। बिना देखिए, यही वो योजना है जिससे सरकार बनी थी। आपको ध्यान होगा 2009 में UPA 2 जिससे वापस आई थी, UPA 2 जो वापस आई थी, तो हम इसी को देते हैं श्रेय। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुरेंद्र जी। तो साफ तौर पर जो सबसे गरीब आदमी है, सबसे निचले पायदान पर खड़ा है इस देश के, जो भूख से मर रहा था, सुरेंद्र जी कह रहे हैं कि कम से कम उसका पेट तो कम से कम भर रहा है, भर पेट कम से कम सो पा रहा है वो। इसी के साथ पहली खबर में अभी के लिए इतना ही, छोटा सा ब्रेक। आत्महत्या के 2 हफ्ते, देश भर में जारी प्रतिरोध, हैदराबाद से लेकर दिल्ली तक उबाल, लेकिन कैंपस में पढ़ाई बहाल। देखिए विशेष, पढ़ाई शुरू आज शाम 7:30 बजे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। PDP प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने साफ कर दिया है कि जम्मू कश्मीर में सरकार का गठन तभी हो सकता है जब केंद्र राज्य के हालात को बेहतर बनाने के लिए ठोस भरोसा दे। उधर बीजेपी ने गठबंधन बरकरार रखने के पक्ष में भरोसा जताया है। राज्यपाल से मुलाकात के बाद बीजेपी ने कहा कि PDP को पहले अपना नेता चुनना चाहिए। जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने के मामले पर PDP प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने राज्यपाल NN वोहरा से मुलाकात की। मुलाकात के बाद महबूबा ने कहा कि राज्य में सरकार बनाने की पहल से पहले केंद्र सरकार को आपसी भरोसा कायम करना होगा, साथ ही राज्य की बेहतरी के लिए ठोस आश्वासन देना होगा। जम्मू कश्मीर की सिचुएशन को संभालने के लिए ये जरूरी है कि जो हमारे मुल्क की सरकार है वो पूरी तरह से हमारे पीछे खड़ी हो जाए और जम्मू कश्मीर के जो मुश्किलात हैं उनको दूर करें और अभी एज ए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर, यानी लोगों का एतमाद हासिल करने के लिए कुछ ऐसे मेजर्स उठाए। वहीं बीजेपी ने भी राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार गठन से जुड़े मुद्दों को सुलझाने के लिए उनसे 10 दिन का वक्त मांगा है। बीजेपी ने स्पष्ट किया कि वो गठबंधन के पक्ष में है, लेकिन PDP पहले अपना नेता चुने। हम लार्जली इसके फेवर में है कि अलायंस आगे बढ़े और जो नरेंद्र भाई मोदी और मुफ्ती साहब ने एक विजन लिया था जम्मू कश्मीर को लेते हुए, वो विजन को हम पूरा करें। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल जो एक दिक्कत ये है कि जब तक PDP वो अपना लीडर चुनेंगे और गवर्नर साहब को वो सरकार बनाने की तरफ आगे बढ़ेंगे, उसके बाद ही हम जो है हमारी तरफ से कॉन्स्टिट्यूशनली आगे बढ़ने की बात है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद के निधन के बाद अब तक जम्मू कश्मीर में नई सरकार नहीं बन पाई है। फिलहाल राज्य में राज्यपाल शासन लागू है। प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। समलैंगिकता अपराध है या नहीं, अब इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ करेगी। 3 जजों की बेंच ने आज ये आदेश दिया। इस पर राजनीतिक दलों की मिलीजुली प्रतिक्रिया रही। समलैंगिकता का मामला संविधान पीठ को भेजे जाने के बाद LGBT समुदाय खुश है। इनकी मांग है कि धारा 377 को खत्म करके इसे अपराध की श्रेणी से बाहर निकाला जाए।
5 जजों की संविधान पीठ अब याचिका की सुनवाई करेगी। बहुत ही परिवर्तन हुआ कानून में, जिसके बारे में जो पहला जो कौशल का जो फैसला था उसमें उसने ध्यान नहीं दिया है और उसके बारे में हमको सुनवाई भी नहीं दी गई और हर एक जो बुनियादी हक का जो हमने मामला उठाया था उसके बारे में उन्होंने कोई जवाब ही नहीं दिया। दरअसल 2009 में दिल्ली हाई कोर्ट ने समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से हटा दिया था, लेकिन दिसंबर 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे पलट दिया। इसके बाद 2 जजों की बेंच ने पुनर्विचार याचिका भी खारिज कर दी। ये एक व्यक्तिगत समानता का और सम्मान का मुद्दा है और ये सिर्फ सेक्स का मुद्दा नहीं है, बिल्कुल नहीं है ये सेक्स का मुद्दा। हम इसको सेक्स के मुद्दा बना करके इसको हिकारत की दृष्टि से जो देखते हैं वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कांग्रेस ने इसे सकारात्मक फैसला बताया तो बीजेपी अदालत के फैसले के इंतजार करने की बात कह रही है। सुप्रीम कोर्ट इस विषय को मेरे ख्याल में पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाना चाहते हैं। देखना पड़ेगा क्योंकि अभी 5 जजेस की राय भी जानना चाहिए। आर्ग्यूमेंट्स होगा, चर्चे होंगे, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट देखा जाए। इस पर सुनवाई होगी और इस वक्त मुझे नहीं लगता है कि कोई टिप्पणी देना ये उचित नहीं होगा, क्योंकि अब माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने जब मसला आएगा तो वही अपना निर्णय सुनाएंगे। 2013 में ही सुप्रीम कोर्ट की दूसरी पीठ ने बड़ा फैसला सुनाते हुए ट्रांसजेंडरों को तीसरी श्रेणी में शामिल करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने उन्हें ओबीसी के तहत आरक्षण और दूसरी सुविधाएं देने का निर्देश भी दिया था। रविंद्र सिंह शोरण, राज्यसभा टीवी। फिल्म अभिनेता अनुपम खेर ने आरोप लगाया है कि पाकिस्तान ने उन्हें कराची साहित्य महोत्सव में जाने के लिए वीज़ा देने से इनकार कर दिया है, जबकि पाकिस्तान का कहना है कि खेर ने वीज़ा के लिए आवेदन ही नहीं दिया था। लेकिन इस मामले पर बीजेपी ने जहां इसको गंभीर इस मामले को बताया है, वहीं कांग्रेस ने इसी के बहाने असहिष्णुता का मुद्दा भी उठा दिया है। जाने माने सिने कलाकार अनुपम खेर को पाकिस्तान की ओर से वीजा की मनाही का मुद्दा चर्चा का विषय बन गया है। अनुपम खेर ने कहा कि पाकिस्तान ने उन्हें छोड़कर बाकी सभी 17 लोगों को वीजा दे दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि कश्मीरी पंडितों के मुद्दे उठाने के चलते उन्हें आने की इजाजत नहीं मिली है। सुना है कि पाकिस्तान हाई कमीशन वाले कह रहे हैं कि मैंने वीजा अप्लाई नहीं किया था। अगर मैंने वीजा अप्लाई नहीं किया था तो फिर वो 17 लोगों में से 18 लोगों का जो नाम था उसमें मेरा नाम ही क्यों कटा है? झूठ बोल रहे हैं उनको, ऐसा नहीं है। दरअसल पाकिस्तान के कराची में 5 से 7 फरवरी को साहित्य महोत्सव का आयोजन किया गया है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के इस कार्यक्रम में दुनिया भर के सांस्कृतिक कर्मियों का जमावड़ा होता है। सरकार ने पाकिस्तान से इस मसले पर अपनी सफाई देने की मांग की, जिस पर पाकिस्तान ने कहा कि खेर ने वीजा के लिए कभी आवेदन ही नहीं किया। वीजा देना तो किसी भी कंट्री का का अपना अधिकार है, विशेषाधिकार है, लेकिन उसको न देने के पीछे, रिजेक्ट करने के पीछे तर्क जो है वो न्याय संगत होना चाहिए। लेकिन कांग्रेस ने इस मामले के बहाने देश में और देश के बाहर भी असहिष्णुता का मुद्दा उठा दिया है। अनुपम खेर जी को हर बार यही कहते हैं कि इंटॉलरेंस इधर भी है उधर भी है, मानते नहीं हैं। जब तक इंटॉलरेंस इस सब कॉन्टिनेंट से नहीं हटाया जाएगा, ये विषय बार बार लोगों के सामने आएगा। विदेश मंत्रालय ने इस पूरे मामले पर कोई औपचारिक टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि भारत ऐसे मसलों में वीजा देने में हमेशा उदारता दिखाता रहा है और पाकिस्तान को भी इस परंपरा का पालन करना चाहिए। हालांकि यह विवाद ऐसे समय में सामने आया है जब भारत और पाकिस्तान जनता के बीच संपर्क बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। राजधानी में 7 दिनों से जारी नगर निगम की हड़ताल में आज डॉक्टर्स और टीचर्स ने भी सड़कों पर प्रदर्शन किया। वेतन की मांग को लेकर इन लोगों ने चक्का जाम किया, जिसकी वजह से जनता को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इस बीच दिल्ली बीजेपी के नेताओं के साथ तीनों नगर निगम के मेयर ने उपराज्यपाल नजीब जंग से मुलाकात करके हस्तक्षेप की मांग की है। दिल्ली की सड़कों पर हाथों में बैनर और कटोरा लिए नगर निगम के डॉक्टर्स, टीचर्स और कर्मचारियों ने राजघाट से मार्च निकाला। सड़कों पर प्रदर्शन की वजह से लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा। गाड़ी में 15 मिनट से बैठी हूँ, कोई इधर से उधर गाड़ी हिल नहीं रही है और गंदगी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि बीमारियां बढ़े जा रही हैं। अब इसका क्या इलाज होगा ये तो हमें पता नहीं, लेकिन हम बहुत परेशान हैं। पिछले 7 दिनों से नगर निगम के कर्मचारी सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इन लोगों को 3 महीने से वेतन नहीं मिला है। इनके लिए अब घर का खर्च चलाना मुश्किल हो गया है।
लगातार 3-4 महीनों से एरियर नहीं देने के लिए हमें मजबूर होके यहाँ सड़कों पे आना पड़ा। कटोरा लेके सड़कों पे आने की नौबत आ गई है, क्योंकि ये हालत हम लोगों को दिखाना चाहते हैं। घर पे हमारी यही हालत है, कटोरे के लाले पड़ गए, 1-1 पैसे के लाले पड़ गए हैं। उधर दिल्ली बीजेपी के नेता और तीनों नगर निगम के मेयर ने उपराज्यपाल नजीब जंग से मुलाकात कर हस्तक्षेप की मांग की है। दिल्ली में निगम के लिए तो आर्थिक आपातकाल पहले से है ही। निगम जिस क्राइसिस में चल रहा है, निगम के लिए इकोनॉमिक क्राइसिस है, निगम के लिए आर्थिक आपातकाल है और निगम पूरी तरह से अपने सर्वाइवल के लिए जूझ रहा है। उधर दिल्ली सरकार अपना रुख पहले ही साफ कर चुकी है कि नगर निगम का बकाया पैसा देने की जिम्मेदारी अब डीडीए की है। दिल्ली सरकार का कहना है कि डीडीए के चेयरमैन उपराज्यपाल हैं, लिहाजा उन्हें इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाना चाहिए। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। जीका वायरस पर आज केंद्र सरकार ने विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए। इसमें गर्भवती महिलाओं को पीड़ित देशों की यात्रा नहीं करने की सलाह दी गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक सभी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों और बंदरगाहों पर इस बीमारी के बारे में जानकारी दी जाएगी। अगर कोई यात्री प्रभावित देशों से आ रहा है तो उसे कस्टम विभाग के पास जाना होगा। वहीं देश में बीमारी को फैलने से रोकने के लिए संयुक्त निगरानी समूह बनाया गया है। केंद्र और राज्यों में रिस्पॉन्स टीम का गठन होगा। कम से कम 24 अमेरिकी देशों में जीका वायरस महामारी का रूप ले चुका है। विश्व स्वास्थ्य संगठन भी कल इसे वैश्विक संकट घोषित कर चुका है। रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष की छठी समीक्षा में ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया। महंगाई के आंकड़ों पर गौर करने और आम बजट के प्रावधानों को देखने के बाद ही आरबीआई अब कोई फैसला करेगा। हालांकि उसे भविष्य में सकारात्मक फैसला करने का वादा किया है। ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद कर रहे कर्जदारों को मंगलवार को रिजर्व बैंक से निराशा हाथ लगी। आरबीआई ने रेपो रेट को 6.75% पर बरकरार रखा। वहीं रिवर्स रेपो रेट भी पहले की तरह 7.75% पर रखी गई। कैश रिजर्व रेशियो यानी सीआरआर को भी 4% पर रखा गया है। Reserve Bank continues to be accommodative even as it leaves the policy rate unchanged in this review, while awaiting further data on the development of inflation. रिजर्व बैंक का मानना है कि महंगाई उसके लक्ष्य 6% के करीब है, लेकिन 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद महंगाई बढ़ने की आशंका से भी बैंक इनकार नहीं कर रहा। जानकारों का मानना है कि औद्योगिक उत्पादन के 4 साल के निचले स्तर पर आने के बाद कंपनियां ब्याज दरों में कटौती की आस लगाई हुई थीं। वित्त मंत्री हैं, वो सदन में अपना जब बजट पेश करेंगे तो उस समय गवर्नमेंट की टोटल इकोनॉमिक पॉलिसी किस तरीके की होने वाली है, क्योंकि उस इकोनॉमिक पॉलिसी का असर इन्फ्लेशन पे भी पड़ सकता है। इंडस्ट्री की उम्मीद ये रहती है कि इंटरेस्ट रेट लो होना चाहिए। वो इसलिए कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत अच्छा नहीं काम कर रहा और आज की डेट में जो हम इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसमें इंडस्ट्री को बूस्ट देने की ज़रूरत है। आरबीआई ने कहा है कि वो स्टार्टअप इंडिया के नियमों में ढील देगा ताकि योजना का फायदा सबको मिल सके। कृति मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारतीय शेयर बाजार में आज गिरावट देखी गई। सेंसेक्स 286 अंक गिरकर 24,539 पर और निफ्टी 101 अंक गिरकर 7,455 पर बंद हुआ। हालांकि शुरुआती कारोबार में बाजार 64 अंकों की तेजी के साथ खुला था। रिजर्व बैंक की मौद्रिक समीक्षा में ब्याज दरों में कटौती नहीं किए जाने और वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट से बाजार पर नकारात्मक असर दिखा। इसके अलावा रुपया 14 पैसे टूटकर 67.98 प्रति डॉलर पर आ गया। इसका असर भी घरेलू बाजार पर पड़ा। भारत और ब्रुनेई के बीच रक्षा क्षेत्र में सहयोग, स्वास्थ्य और खेल और युवा मामलों से जुड़े 3 अहम समझौते हुए हैं। राजधानी बंदरशेरी बागवान में उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी की मौजूदगी में आज इन समझौतों पर सहमति बनी। इसके तहत दोनों देशों के बीच साझा सैन्य अभ्यास के साथ चिकित्सकों और खिलाड़ियों को आने जाने और काम करने की सहूलत हासिल होगी। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने यात्रा के दूसरे दिन ब्रुनेई के सुल्तान हसनाल बोल्किया से मुलाकात की। उपराष्ट्रपति की मौजूदगी में ही मंगलवार को दोनों देशों के बीच 3 अहम समझौतों पर सहमति बनी। इसके तहत दोनों देश आपसी और रक्षा क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाएंगे। दोनों देशों की सेनाएं संयुक्त सैन्य अभ्यास में हिस्सा लेंगी और एक दूसरे के देश में सेना के अधिकारियों को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। इसके अलावा स्वास्थ्य, खेल और युवा कल्याण के क्षेत्र में भी सहयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। मेडिकल और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी सहयोग बढ़ेगा। चिकित्सकों का भी आदान प्रदान इस समझौते में शामिल है। भारत और ब्रुनेई एक दूसरे के देशों में खेलों को भी बढ़ावा देंगे।
उपराष्ट्रपति राजधानी बंदरशेरी बागवान में प्रसिद्ध ओमर अली सैफुद्दीन मस्जिद भी गए। उनका ब्रुनेई का ये पहला उच्च स्तरीय दौरा है। ब्रुनेई में प्राकृतिक संसाधनों के साथ तरलीकृत नेचुरल गैस यानी LNG की भरपूर मात्रा है। भारत वहां साझेदारी के जरिए खाद की फैक्ट्री लगाने की संभावनाओं की भी तलाश कर रहा है। आतंकवाद के खिलाफ सहयोग के मामले में भी ब्रुनेई का भारत के लिए रणनीतिक महत्व है। उपराष्ट्रपति बुधवार को ब्रुनेई से थाईलैंड के लिए रवाना होंगे। इन दोनों दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का ये दौरा 5 फरवरी तक है। ब्रुनेई से दीप्ति वशिष्ठ के साथ रजत केन, राज्यसभा टीवी। इसी के साथ हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।